वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है, टर्म 2 में आएगा हमारा। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो वैश्वीकरण है। ठीक है, वैश्वीकरण जैसा कि आप इसके नाम से ही इस चैप्टर के अर्थ को निकाल सकते हैं। वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वी प्लस में एकीकरण। ठीक है, यानी वैश्विक तौर पर, ठीक है, एकीकरण। विश्व के तौर पर हम कह सकते हैं वैश्विक, विश्व जमा एकीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, तो विश्व स्तर पर या विभिन्न देशों के बीच, ठीक है, या विश्व वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर, ठीक है, परस्पर संबंध और तीव्र जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वैश्वीकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, या कई सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, फैक्ट्रियां हैं, ये इससे कई सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो वैश्विक स्तर पर, ठीक है, जो उनका एकीकरण होता है वह वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, और इसी में हम देखेंगे कि कैसी उनकी अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या महत्व है। ठीक है, मेनली हम ये देखेंगे। तो ये हम लाइन बाय लाइन इसको हम, ठीक है, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला तो हम जान लेते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। ठीक है, तो मैं वैसे आपको बता दूं कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो विभिन्न देशों, जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध। मैंने क्या बोला? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो विभिन्न देश हैं उनके बीच जो परस्पर संबंध है, ठीक है, जो किसी भी स्तर पर, ठीक है, और तीव्र जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं, हम पढ़ते हैं। तो आज के विश्व में उपभोक्ताओं के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुएं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। ठीक है, तो आज के समय में हम देखते हैं, हम उपभोक्ताओं के रूप में, मतलब कंज्यूमर के रूप में हमारे सामने कई सारी वस्तुएं और सेवाएं निर्मित है। ठीक है, तो विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं, ठीक है, जो विनिर्माताएं हैं, ठीक है, विश्व के विनिर्माताएं हैं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, जैसे कि कई सारे कैमरे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर, मतलब ये सारी जो पुरानी गाड़ियां हैं, अब आप देखेंगे कि कई सारी आ गई हैं, टाटा आ गई हैं, जैसे कई सारी आ गई हैं, नई नई गाड़ियां आ गई हैं। ठीक है, एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखती थी पहले, लेकिन आजकल जो वैश्वीकरण के कारण, ठीक है, कई सारी कंपनियों के जुड़ाव के कारण वैश्विक स्तर पर, तो कई सारी नई चीज़ें, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं छोटी चीज़ें से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों तक हमारा जो वैश्वीकरण है उसमें उसकी एक अहम भूमिका है। ठीक है, एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। ठीक है, मतलब यही पहले कारें दिखाई देती थी, लेकिन आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियां, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं द्वारा निर्मित कारें खरीदी जा रही हैं। ठीक है, अनेक दूसरी वस्तुओं, और जो हमारी जो दूसरी वस्तुएं हैं, ठीक है, अनेक जो दूसरी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके हमारे ब्रांड जो होते हैं, अनेक वस्तुओं के ब्रांड भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, जैसे कमीज यानी कपड़े जो होते हैं, कपड़ों से लेकर टेलीविज़न और प्रसंस्कृत, ठीक है, प्रसंस्कृत फलों के रस तक, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं। तो हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक से पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधताएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो क्या है कि कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। ठीक है, हमारा जो बाज़ार है क्या हो गया है, पूर्णतः परिवर्तित क्यों हो गया है? वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, जिससे कि बहुत सारी जो अलग अलग देशों की जो कंपनियां हैं वो कई सारे देशों से जुड़कर अपना व्यापार कर रही हैं। ठीक है, तो हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला सक रहे हैं? ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अंतर्देशीय उत्पादन, यानी जो देशों द्वारा जो उत्पादन होता है तो उनका क्या होता है। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। ठीक है, जो 20वीं शताब्दी थी, ठीक है, 20वीं शताब्दी के दशक में जो उत्पादन होता था कई देशों में, तो वो खाली उन्हीं देशों तक सीमित था। ठीक है, इन देशों की सीमाओं को लांघने वाले वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद
ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा, भारत किसका उपनिवेश है आपको पता ही होगा, ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटेन का, से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था, ठीक है। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी, ठीक है, ये क्या था हमारा, ये बड़ी कंपनियां जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ठीक है। तो क्या था, व्यापार, व्यापार के माध्यम से, ठीक है, व्यापार और दूरस्थ देशों की आपस में जुड़ने का जो मुख्य जरिया था, ये क्या था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, हमारे ये क्या थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपको मैं बता दूं कि क्या होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो क्या होती हैं, ये हमारी वह कंपनी होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं, या ऐसी कंपनियां जिनका नियंत्रण एक से अधिक देशों में होता है, वो हमारी कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो आप नोट कर सकते हैं कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, या शॉर्ट में कहें कि ऐसी कंपनी या वह कंपनी, ठीक है, जिनका उत्पादन एक से अधिक देशों में होता है, या जिनका व्यापार जो होता है एक से अधिक देशों में उनके यहाँ होता है, ठीक है, तो वो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। तो इनके परिदृश्य पर, ठीक है, परिदृश्य पर उभरने से पहले युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यहाँ भी आ गया, देखिए वही बात। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता, तो देखिए बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो कहाँ अपना जो कार्यालय है या फैक्ट्रियां कहाँ उत्पादित करती हैं, जहां पर क्या हो, जहाँ पर उन्हें सस्ता श्रम हो, ठीक है। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सस्ता श्रम होनी चाहिए, अन्य संसाधन मिल सकते हैं, उत्पादन जो लागतें हैं उसमें कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। अब निम्न उदाहरण हमें दिए गए हैं, ठीक है, तो एक एनसीईआरटी में उदाहरण है, ठीक है, इसको आप एनटीएससी के बेस पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मे भी इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन का विस्तार, तो औद्योगिकरण उपकरण बनाने वाला एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादकों का डिजाइन तैयार करती है, ठीक है। तो औद्योगिकरण उपकरण बनाने वाला एक कंपनी है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। तो वो अनुसंधान केंद्र में उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है, ठीक है, डिजाइनिंग का काम है उसका। तो उसके पुर्जे चीन भी निर्मित करता है, ठीक है। तो उसके जो पुर्जे होते हैं, आप मोबाइल को ले लीजिए, ठीक है, जो फ़ोन होता है, ठीक है, वो बनता है, मान लीजिए उसकी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी कहीं और बनेगी, उसके जो अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं वो कहीं और से आते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह फिर इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि देखिए मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, जिसके जो एक ब्रांड बनाती है, मगर उस ब्रांड को बनने में जो जो कंपोनेंट यूज होता है वो अलग अलग देशों से, मतलब वो ब्रांड ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता एक फैक्ट्री द्वारा या एक देश द्वारा, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग देशों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी क्या होता है कि अलग अलग कंपनियां माल तैयार करके, ठीक है, आपस में, ठीक है, वो वस्तु का निर्माण करती हैं, ठीक है, और उसका व्यापार करती हैं। तो यही, तो इससे क्या होता है, इससे उत्पादन भी अच्छी होती है और इससे मुनाफा भी होता है, ठीक है, कंपनियों का, ठीक है। तो ऐसे इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है कि छोटे भागों में विभाजित हैं और विश्व भर में फैली हुई हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है, ठीक है। जो चीन है वो क्या है, एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। ऐसे मैक्सिको और पूर्वी जो यूरोप है, ठीक है, और यूरोप के बाज़ारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीक पक्षों की समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे जो कंपनियां होती हैं उनको अधिक लाभ होता है, ठीक है, वो मिलकर जब काम करती हैं, ठीक है, वैश्विक स्तर पर। अब आता है हमारा कि विश्व
भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, ठीक है, जो विश्व भर के उत्पादन है एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत हो पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। जहां ये मतलब ये इनको प्रभावित करने वाले कारक, पहले क्या कि वहां बाजार के नज़दीक हो, ठीक है, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ठीक है। ऐसे ही साथ ही बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो सरकार की जो नीतियां होती हैं उस पर भी वो डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि सरकार उनसे कितना कर लेगी या कितना टैक्स लेगी, ठीक है। नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि कभी जो ये इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानाओं जो कारखाने होते हैं उनकी स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीदों में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। निवेश क्या होता है? निवेश हमारा क्या होता है? निवेश तो परिसंपत्तियां जो होती हैं जैसे कि भूमि हो गया, भवन हो गया या मशीन हो गया और अन्य उपकरण जो हो गया, इसको खरीदने में जो व्यय की गई मुद्रा होती है, यानी आप देखेंगे निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या जिसे कहते हैं, ठीक है। तो परिसंपत्ति, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, ठीक है। जो हम खर्चे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश क्या होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी, ठीक है। अब ऐसे कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय जो कंपनियां होती हैं उनका दोहरा लाभ होता है। क्या होता है? उनको दोहरा लाभ होता है। पहला तो क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए, मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि वैश्वीकरण और बढ़ती अर्थव्यवस्था में क्या हमारा आता है। जैसे एक जीन्स बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, अभी देखेंगे। देखिए तो लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसे मान लीजिए वो अमेरिकन कंपनी है, उसे भारत में क्या करना है? अपना कंपनी स्थापित करना है। तो वो क्या करेगा? वो तो पहले तो देखेगा कि यहाँ जो आसपास अच्छे बाज़ार देखेगा कि ठीक है वहाँ अपना वो कंपनी स्थापित करेगा। दूसरा कच्चे माल का देखेगा, ठीक है, कच्चा माल वहाँ उपस्थित है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखेगा श्रम कुशल, ठीक है, कुछ अच्छे कुशल श्रमिक व कुशल श्रमिक, ठीक है, वो देखेगा, ठीक है। अब ये भी और वहाँ की जो नीतियाँ हैं, जो सरकारी नीतियाँ हैं उसको भी देखेगा। और इसमें एक और हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, वो होता है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियाँ होती हैं वो जो छोटे जो कंपनियां होती हैं उनको ख़रीद लेती हैं। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसको यहाँ जब आएगा वो कंपनी, ठीक है, तो उसको यहाँ के बाज़ारों के बारे में अधिक नहीं पता होगा। लेकिन अगर वो क्या करता है, उस कंपनी को ख़रीद लेता है या उससे क्या करता है, ठीक है, उससे मिलकर जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, स्थानीय कंपनियां होती हैं, उनसे मिलकर, ठीक है, अगर उत्पादन करता है तो उसके और अधिक मुनाफे होते हैं, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता होता है कि कंपनियों को खरीद कर उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिका जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारगिल, ठीक है, जो कारगिल फूड्स, ठीक है, ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को, कारगिल जो फूड्स है वो परख जो फूड्स है जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तैयार किया था जहां उसकी ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे, ठीक है। लेकिन जो परख फूड है, ठीक है, कि चार तेल शोधक केंद्र भी थे जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है, ठीक है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियां की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें, ठीक है। ऐसे ही
जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादक जो होते हैं या छोटे जो उत्पादन करने वाले जो होते हैं उनके उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादनों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ जो होते हैं उत्पादक, उसके मूल्य पर गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है, कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय जो कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना क्या करती हैं, अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब लंबे समय से विदेशी व्यापार और विभिन्न देशों का आपस में जोड़ने का मुख्य जो माध्यम रहा है, ठीक है, ये तो इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया के पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, पता ही होगा आपको, भारत में पहली बार आई थी ब्रिटिश द्वारा, तो कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करती है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि क्या होता है कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार ये देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात, ठीक है, आयात से खरीदारों के समक्ष उन उन समक्ष, ठीक है, क्या होता है, उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादनों के विकल्पों का विस्तार होता है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं ये एक क्या है, हमारा गिफ्ट्स एंड टॉयज कंपनी है। ठीक है, मतलब एक दुकानदार शॉप दिखाया गया है। ठीक है, जैसे अब हम क्या लिखा है, अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि देखिए चीनी कंपनी है, ठीक है, जिसमें टॉयज बिकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या बोला, इसे समझेंगे हम कि भारत में चीन के खिलौने, तो चीन के विनिर्माताओं का भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर का पता चलता है। जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया है। अब भारत के बाज़ारों में, ठीक है, भारत के बाज़ारों में क्या हुआ है कि खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, जो चीनी जो खिलौने हैं उनके बेहतर साबित हुए भारतीय खरीदारों, क्यों? क्योंकि वो सस्ता और अधिक तकनीकी से बनाए होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो ग्राहक होते हैं उसको लुभाने के लिए, ठीक है, उसको सस्ते में बेचते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा जैसे कि ऐसे फ़ोनों में भी होता है, अधिकतर जो स्मार्टफोन होते हैं, ठीक है, चाइनीज कंपनियों से बनते हैं और अधिक भारतीयों को वही पसंद आते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो वहाँ की कंपनियां हैं, ठीक है, उनको अधिक बैन किया गया है और मेड इन इंडिया का जो है भारत का वो, ठीक है, वो अपनाया गया। ठीक है, जैसे कीमतों पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौने निर्माताओं, ठीक है, को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों में उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। ठीक है, विदेशी जो व्यापार होता है। ठीक है, अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि आखिर वैश्वीकरण
क्या है, ठीक है। तो विगत 2-3 दशकों में से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न जो देश हैं उनके बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह क्या करता है कि वह अन्य विकासशील देशों की अन्य विकासशील जो देश हैं उनके कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इस प्रकार अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण में क्या होता है, तो अधिक जो विदेश जो होते हैं विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। तो विभिन्न देशों में क्या लिखेंगे, तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच क्या, परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है और विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के जो अधिकांश भाग हैं वो एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है कि विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोगों बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति व मुख्य कारक है, ठीक है। जो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, वो क्या है, इसका प्रमुख कारण है जिसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में, ठीक है, जो 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इससे लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया गया है, ठीक है। ऐसे ही इससे क्या होता है कि इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाएं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्कालिक प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारी संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहाँ की कुछ भी आप आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आप जान सकते हैं, ठीक है, लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक जो होता है ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है, और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात या वॉइस मेल, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी कि विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। तो यहाँ एक शब्द आया है उदारीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण क्या होता है, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। क्या होता है उदारीकरण, तो सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है, ठीक है। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार के आयात पर कर लगाती है, ठीक है, भारत क्या करती है, सरकार खिलौनों की आयात पर कर लगाती है। तब क्या होगा, इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहता है उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारी को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात सस्ता कम हो जाएगा। भारत के खिलौने
जो होते हैं, ठीक है, पर निर्माताएं अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगता है, ठीक है। सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि व कटौती नियमित करने और देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर कर सकती है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। अब 1950 से 1960 के दशकों में, ठीक है, क्या हुआ कि उद्योग थे, उद्योगों का उदय हो रहा था। इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती, इसलिए, ठीक है, इसलिए भारत ने न केवल, ठीक है, अनिवार्य ने केवल अनिवार्य चीज़ें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात जो थी उन आयात की अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है, ठीक है। भारत में करीब सन 1991, ठीक है, 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया है कि प्रतिस्पर्धा के देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता, ठीक है, अपनी गुणवत्ता जो होती है उसको सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी समर्थन किया है। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और जो कारखाने हैं उनको स्थापित कर सकती है, ठीक है। अब उदारीकरण का मतलब इसमें भी देखिए बताया गया है कि सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, सरकार द्वारा अवरोध व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया हमारी उदारीकरण कहलाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायी को मुक्त रूप से, ठीक है, मुक्त रूप से, ठीक है, कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो ये क्या होता है आपको मैं बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक है। तो एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है, ठीक है। ये हमारा विश्व व्यापार संगठन होता है जिसे हम WTO, ठीक है, भी हम देखेंगे WTO, ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेशों के उदारीकरण का समर्थन किया है। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेशों पर अभी अवरोध हानिकारक कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ जो हैं उसको उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, WTO, ठीक है, को एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। यह देखता है कि इन नियमों का पालन विश्व के लगभग 160 देश व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो इसके संगठन कितने हैं? 160। तो अभी आप प्रेजेंट में देख सकते हैं, ठीक है, ये पहले के बताए हैं। तो 160 देश अभी इसमें शामिल हैं, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान में बहस भी है, ठीक है। उसका हमारा आता है भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, ठीक है। हम देखते हैं कि विगत 20 वर्षों में, ठीक है, 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। हम कुछ प्रमाण देखते हैं कि वैश्वीकरण उत्पादक स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से ही अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादकों के उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमतों से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः यह लोग क्या हैं कि पहले की तुलना में आज की अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का,
ठीक है, उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, मतलब जो अमीर थे वो अब और अमीर हो गए हैं। ठीक है, पहला विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। इसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने शहरी इलाकों के उद्योग जैसे कि सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक, ठंडे पेय पदार्थ और जंक खाद्य जो पदार्थ हैं उनके बैंकिंग जैसी सेवाओं को निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादकों के जो अधिकांश ठीक है खरीदार हैं संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों में कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। ठीक है, अब इससे कि दूसरा अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपनी उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इनसे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ उभरने के योग्य बनाया है। जैसे कि टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, देखिए ईपीसी जैसे आईटी, रैनबैक्सी दवाइयाँ जैसे एशियन पेंट्स, ठीक है, पेंट जो हमारे हैं ऐसे सुंदरम जो फास्टनर्स हैं, ठीक है, फास्टनर्स हैं जैसे नट और बोल्ट, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं। ठीक है, जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों को विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थापित कंपनियों के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके लिए उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि एवं एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रशासनिक इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात भी की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है कि उपरोक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयों, ठीक है, कठिनाइयाँ भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई हैं। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्रों के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता जिसका वह पहले उपभोग करती थी। ठीक है, मतलब एक ऊपर उदाहरण दिया गया है। उपरोक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। ठीक है, सरकार जो है इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। अपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक जो हैं वो श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, या छोटे उत्पादकों को चिकन निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के सक्षम न हों। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत जो नियम है, ठीक है, न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में, ठीक है, बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधित्व ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।